श्रीमान, मैं अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता हूं एवं मामले के तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। श्रीमान, मामले का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह, राजकुमार उर्फ आर के सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 धारा 34, 325 धारा 34, 294, 506, 354 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 पैरा था, 3 उपधारा 1 पैरा था, 3 उपधारा 1 पैरा 5 का तथा 3 उपधारा 1 पैरा भा पैरा 1 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप हैं कि उनके द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2016 को तकरीबन 1 बजे ग्राम मझुआ थाना सटई में अभियुक्ती कविता के ससुर जितेंद्र एवं पति गौरव तथा अभियुक्ती कविता को लोक स्थान पर अश्लील गालियां दी गई एवं सामान्य आशय के प्रकरण में अभियुक्ती कविता को जानबूझकर चोट पहुंचाई एवं जितेंद्र को गंभीर चोट कायद की गई। अभियुक्ती कविता, जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग अभियुक्ती कविता को बिना सहमति के अनुचित रूप से छूकर एवं आपराधिक उत्पीड़न करके की गई एवं जितेंद्र अर्थात उसके ससुर को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया गया तथा आरोपियों के स्वयं अनुसूचित जाति के सदस्य न होते हुए अनुसूचित जाति के सदस्य कविता, गौरव व जितेंद्र के प्रति अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध कायद किया। श्रीमान, अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 12 सितंबर 2016 को दिन के लगभग 1 बजे जितेंद्र अपने मोहल्ले के टीकाराम शिवाजी के दरवाजे के सामने चबूतरे पर बैठकर अपने गांव के दयाराम सौर व किलकोटी के साथ बात कर रहा था। तब अचानक पुष्पेंद्र सिंह, गोविंद सिंह और राजकुमार लाठी और कुल्हाड़ी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। देखते ही देखते गाली गलौज शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पीड़ित जितेंद्र को मां की गाली देते हुए अपशब्द कहे। उसके बाद जाति सूचक शब्द भंगरा से संबोधित कर बोले कि उसने अपनी भतीजी से 100 नंबर पर झूठी रिपोर्ट करवाई है। मौखिक धमकियों के बाद मामला हिंसक हो गया। गोविंद सिंह ने जितेंद्र को बेरहमी से पीटा। उसने लाठी से पीड़ित की दाहिनी बांह और कोहनी पर वार किया। उसी समय पुष्पेंद्र ने जितेंद्र पर हमला कर दिया और पीड़ित के बाएं हाथ की कलाई पर लाठी से वार किया। सबसे गंभीर हमला राजकुमार उर्फ आर के सिंह ने किया। उसने अपनी कुल्हाड़ी की वेट से पीड़ित के दाहिने पैर की जांघ पर वार किया। चोट से तड़पता हुआ पीड़ित जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर अभियुक्ती कविता और उसके पति गौरव के साथ वहां दौड़कर पहुंची। जितेंद्र को बचाने के लिए जैसे ही उसका पुत्र गौरव आगे बढ़ा, आरोपी राजकुमार ने उसे रोकने की कोशिश की एवं कविता का हाथ पकड़कर बुरी नियत से झकझोर दिया, जिससे वह गिर गई एवं उसकी चूड़ियां टूट गईं। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जमकर गाली गलौज की और जितेंद्र को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त किया। इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई। पक्षकार जितेंद्र अपनी पुत्रवधू कविता एवं भतीजे विक्रम के साथ थाना सटई में प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। उक्त प्राथमिकी को सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र त्रिपाठी द्वारा अपराध संख्या 185/16 के रूप में उल्लेखित किया गया। चिकित्सा परीक्षा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सटई के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी ने निम्नलिखित चिकित्सा परीक्षण संपन्न किए। अभियुक्ती कविता का चिकित्सकीय परीक्षण प्रति 6, जितेंद्र का चिकित्सकीय परीक्षण प्रति 7, जिसमें बाईं कलाई की चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी गई। जिला अस्पताल छतरपुर में जितेंद्र की बाईं कलाई का एक्सरे कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट अभिमत हेतु थाना सटई द्वारा भेजी गई। डॉक्टर नरेश त्रिपाठी द्वारा प्रदान की गई राय में जितेंद्र की बाईं कलाई में फ्रैक्चर की पुष्टि की गई एवं उप विभागीय अधिकारी बिजावर के निर्देशन में अभियुक्ती कविता का बयान दंड प्रक्रिया धारा 164 के अंतर्गत दर्ज करने हेतु आवेदन पर उक्त बयान को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिजावर श्री मनीष अनुरागी द्वारा अभिलेख संख्या प्रति 1 के रूप में दर्ज किया गया। श्रीमान, जांच अधिकारी उप विभागीय अधिकारी बिजावर श्री सुरेश चंद्र गौरे ने दिनांक 18 सितंबर 2016 को घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं घटनास्थल का नक्शा गौरव और जितेंद्र की उपस्थिति में तैयार किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल से निम्नलिखित वस्तुएं जब्त की गई। कांच की चूड़ियों के 4 टुकड़े जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त गोविंद से एक लाठी जब्त की गई और ज्ञापन तैयार किया। अभियुक्त राजकुमार सिंह से लोहे की कुल्हाड़ी जब्त की गई और जब्ती ज्ञापन तैयार किया। उक्त अभियुक्ती से एक लाठी जब्त की गई और ज्ञापन तैयार किया। दिनांक 23 नवंबर 2016 को अतिरिक्त गवाह के बयान दर्ज किए गए, जिसमें टीकाराम शिवहरी के बयान और केलकोटी के बयान आते हैं। दिनांक 13 अक्टूबर 2016 को जितेंद्र और उसकी पुत्रवधू कविता से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। गौरव का जाति प्रमाण पत्र जब्त किया गया। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया और अन्य अनुसंधान पश्चात अनुसंधान कार्य संपन्न किया।
श्रीमान, इन तथ्यों के आधार पर आरोपी पर निम्न आरोप लगाए गए हैं। धारा 294 और 34 भारतीय दंड संहिता। यह धारा तब लागू होती है जब अभियुक्तों ने मिलकर अश्लील हरकतें करने या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का काम किया ताकि पीड़ित कविता का लज्जा भंग हो। धारा 34 भारतीय दंड संहिता। ये धाराएं चोट की गंभीरता के बीच अंतर करती है। धारा 223 धारा 34 के साथ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है। लाठी के इस्तेमाल से जितेंद्र को एक सामान्य आशय धारा 34 के साथ उपधिकारित की गई। धारा 325 धारा 34 के साथ पीड़ित जितेंद्र को गंभीर चोट पहुंचाने के अधिक गंभीर अपराध से संबंधित है, संभवतः कुल्हाड़ी के बार से। धारा 354 भारतीय दंड संहिता। यह धारा विशेष रूप से किसी महिला पीड़ित कविता के खिलाफ हमला या बल का प्रयोग करने से संबंधित है, जिसका इरादा उसकी लज्जा भंग करना, उसका हाथ पकड़ना और उसे गिराना इसके अंतर्गत आता है। धारा 506 भारतीय दंड संहिता। यह धारा आपराधिक अभिंद्राज से संबंधित है। पीड़ित गवाह जितेंद्र को मारने की धमकी इसके अंतर्गत आती है। एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट। इस अधिनियम यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को विशिष्ट अत्याचार से बचाता है। यदि पीड़ित अनुसूचित जाति से संबंधित है तो निम्न आरोप प्रसंगत हो जाएंगे, जिसमें धारा 3 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टिकोण में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभिद्रास करेगा तो आरोप प्रसंगत हो जाएगा। धारा 3 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई कहता है कि लोक दृष्टिकोण में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा तो आरोप प्रसंगत हो जाएगा। धारा 3 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी कहता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी स्त्री को इस आशय या यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का आशय लैंगिक व्यक्ति का है या प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना है तो आरोप प्रसंगत हो जाएगा। श्रीमान, अभियोजन पक्ष से कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें पहले आता है कविता, जो कि पीड़ित महिला थी। इसका कथन है कि फरियादी कविता ने अपनी मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना 12/9/2016 को 1 बजे टीकाराम शिवहरी के घर के पास हुई। नक्शे में भी वह FIR से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वह घटना टीकाराम शिवहरी के मकान के पास हुई थी। उसके अनुसार जब वह और गौरव घटना स्थल पर पहुंचे तो तीनों आरोपी जितेंद्र को पीट रहे थे तथा जितेंद्र को बचाने का प्रयास जब उनके द्वारा किया गया तो अभियुक्त राजकुमार के द्वारा कविता का हाथ पकड़कर उसे झकझोर करके वहां गिरा दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ की चूड़ी टूट के उसके हाथ में भी लग गई तथा चूड़ी के टुकड़े जो कि जब्ती पत्र तैयार करके प्रस्तुत किए गए हैं वहां पे पाए गए हैं। दूसरा आता है गौरव। इसने भी मामले की सीमा तक कविता के कथनों का समर्थन किया है तथा कहा है कि आरोपियों के द्वारा उनको जाति सूचक शब्द खंगरा कह के अपमानित किया गया तथा मां की गालियां दी एवं आरोपी के द्वारा पत्नी कविता के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद आता है धर्मेंद्र त्रिपाठी, जो कि एक पुलिस साक्षी था। इसने प्राथमिक लेखक सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र त्रिपाठी ने प्राथमिकी के आज से आज तक भाग तक अपने हस्ताक्षर होना तथा व्यक्त करते हुए इस बात का समर्थन किया है कि FIR में वर्णित समय व तिथि जो कि साक्षियों कविता गौरव वर्ष की जितेंद्र के द्वारा बताया गया है वही है। इसके बाद आता है नरेंद्र त्रिपाठी, जो कि चिकित्सक था जिसके द्वारा कविता तथा जितेंद्र की चिकित्सकीय परीक्षा की गई थी। उसने भी मामले की सीमा तक इसका समर्थन किया है। इसके बाद आता है जितेंद्र जो कि आहत व्यक्ति था, जो कि पीड़ित कविता का ससुर था। इसने बताया कि जब टीकाराम शिवहरी के चबूतरे पर वह बैठा था तब आरोपी वहां पर आ गए एवं उसके साथ गाली गलौज करने लगे। वह उसको जाति सूचक शब्द खंगरा कह के संबोधित किया तथा भिन्न उसके शरीर के भिन्न भागों पर उसके द्वारा चोट की गई, जिसमें से 2 अभियुक्तों ने उसके पैर पर व दाईं भुजा पर वार किया तथा जो एक अभियुक्त था राजकुमार, उसने उसके दाहिने पैर के नीचे मारा, जिससे वह चिल्लाया तथा इसके बाद अभियुक्त पीड़ित कविता तथा उसका पति गौरव भागकर वहां आए तथा देखा कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। इसके बाद आता है विक्रम। इस साक्षी ने भी घटना के स्थान के तथ्य को स्वीकार व घटना 1 से 1.5 साल पहले की थी 1 से 2 बजे के बीच जताई है, जो कि आरोपी के द्वारा कविता को बुरी तरह से पकड़ा गया व झकझोर दिया व जितेंद्र को आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की थी। इस बात का समर्थन किया है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा पीड़ितों के साथ मारपीट की गई है और जाति सूचक शब्द कह के उसको अपमानित भी किया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्तगण को कठोरतम दंड से दंडित किया जाए, जिससे समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित की जा सके।
बचते हैं अपना पक्ष रखने की अनुमति चाहते हैं। पैरा 7 में अभियुक्त गण ने उपरोक्त आरोपों को अस्वीकार कर विचारण चाहा है। अभियुक्त गण का बचाव यह रहा है कि उनके गांव में 2 दल हैं, जिसमें से एक दल उनका तथा एक दल अभियोजन पक्ष का है। इसलिए अभियोजन पक्ष के द्वारा उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, वे निर्दोष हैं। इस घटना के चक्षुदर्शी साक्षी टीकाराम से भरे एवं किरकोटी ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है एवं टीकाराम से भरे से जब प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन पक्ष की कहानी को उसने नकारा है एवं किरकोटी ने प्रारंभ से अंत तक अभियोजन पक्ष की कहानी को नकारा है। साक्षी विक्रम जो कविता के देवर हैं, उनके द्वारा किए गए कथन और कविता, उसके पति गौरव एवं उसके ससुर जितेंद्र के द्वारा किए गए कथनों में गंभीर विरोधाभास है। संहिता की धारा 354 तथा अधिनियम की धारा 31WI तथा संहिता की धारा 354 के लिए अधिनियम की धारा 32BA के संबंध में कविता ने कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अभियुक्त राजकुमार ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ा था एवं जितेंद्र ने अपने साक्ष्य में ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि अभियुक्त ने उसकी पुत्रवधू का हाथ उसकी लज्जा भंग करने के आशय से पकड़ा था। साक्षी गौरव ने भी अपनी साक्ष्य में ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है कि अभियुक्त राजकुमार ने कुदृष्टि पूर्वक उसकी पत्नी का हाथ पकड़ा था। इतना ही नहीं, गौरव ने प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 4 में अभियुक्त गण के सुझाव को स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर था ही नहीं और जब पुलिस आ गई तब वह घटना स्थल पर आया था। प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र सटई में दिनांक 12/9/2016 को पदस्थ डॉक्टर नरेंद्र पाठी ने कविता का चिकित्सकीय परीक्षण किया था। उन्होंने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति 6 में वर्णित चोट किसी को फंसाने के लिए स्वकारित की जा सकती है। श्रीमान, जैसे कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया कि टीकाराम शेभारे वहाँ पे टीकाराम शेभारे के द्वारा मामले का समर्थन नहीं किया गया है, तो इस संबंध में एक केस आता है राजस्थान राज्य बनाम तेजाराम। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि साक्ष्य की विरोधिता अभियोगी का मामला असमर्थित नहीं करती है यदि अन्य साक्ष्य इसके द्वारा समर्थन करता हो। इस संबंध में पैरा 21 में भी एक न्याय दृष्टांत दिया गया है जो कि है खुज्जी और सुरेंद्र तिवारी वर्सेस स्टेट। इस मामले में सुस्पष्ट निर्धारित किया गया है कि पक्ष विरोधी साक्षियों के कथन को अभिलेख से बिल्कुल साफ हुआ नहीं माना जा सकता है और उनके साक्ष्य का वह भाग जो कि मान्य योग्य है उसको ग्रहण न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। एवं जो कि कथन का बचाव पक्ष के द्वारा कथन के विरोधाभास की बात उठाई गई है, उससे संबंधित पैरा 23 में बताया गया है कि कविता व पति गौरव व ससुर जितेंद्र इन्होंने एक मत से घटना का दिनांक 12/9/2017 को समर्थन किया है कि वह घटना का समय लगभग 1 बजे का था। जो कि समर्थन किया गया है वो 2017 की बात है और मामला 2016 में हुआ था, जिससे ये साबित होता है कि 1 साल बाद भी तीनों साक्षियों के द्वारा घटना का उसी प्रकार समर्थन किया गया है जिस प्रकार की मामले के दिन समर्थन किया गया था। उनका कहना यह था कि 1 बजे की घटना हुई थी, तो वही समर्थन आज भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो लज्जा भंग करने की बात उठाई गई है उससे संबंधित एक केस आता है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मेजर सिंह। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि एक महिला की लज्जा को अपमानित करने की इच्छा को हमले की प्रकृति एवं आसपास की परिस्थितियों के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है तथा इस मामले में हमला गंदी गाली व अभियुक्त का कार्य इस दुराशय को प्रकट करता है कि उसके द्वारा ऐसा किया गया था। इस संबंध में पैरा 28 की बात करता है जो कि कहता है कि जैसा कि बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि जो डॉक्टर ने ये बात कही थी कि वो किसी को फंसाने के लिए हो सकती है, पर उसने ये नहीं कहा था कि ये मामला वैसा ही है। इस संबंध में पैरा 28 में बताया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सटई में 12/9/2016 को पदस्थ डॉक्टर नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जिन्होंने कविता का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं पीड़ित जितेंद्र का चिकित्सकीय परीक्षण किया था, उसने चिकित्सकीय रिपोर्ट स्वरूप प्राप्ति 6 प्रस्तुत की है जिसमें बताया कि कविता की बाईं कलाई में 0.5 सेंटीमीटर समथिंग खरोच आई है जिसमें खून भी जमा था जो पीड़ित के द्वारा बताई कहानी से सुसंगत होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वह ग्राह्य भी है और
तथा उसने ये भी बताया था कि हाथ पकड़कर झकझोरा गया था, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में चूड़ी लग गई। और जब जब्ती पत्र भी तैयार किया गया था तो उसमें जहां का वो घटना स्थल है वहां से चूड़ी भी बरामद की गई थी, जो कि पैरा 29 इस संबंध में प्रावधान करती है। श्रीमान, घटना स्थल से चूड़ी जब्त की गई थी। जब्ती के संबंध में अनुसंधानकर्ता सुरेश चंद्र गोरे कहते हैं कि उन्होंने दिनांक 18/9/2016 को घटना स्थल पर चूड़ी जब्ती पत्रक प्रापी क्रमांक 3 बनाया था। उक्त साक्ष्य से यह नहीं कहा जा सकता है कि वे चूड़ी के टुकड़े कविता के ही थे, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने यह पहचान नहीं कराया है कि घटना स्थल से जब्त चूड़ियां कविता की ही हैं। श्रीमान, यह स्वाभाविकता के प्रतिकूल है कि किसी महिला के पति ससुर देवर के सामने कोई कुदृष्टि पूर्वक ऐसी महिला का हाथ पकड़कर सील भंग करे। ऐसी स्थिति में अभियोजन की यह कहानी स्वाभाविकता के प्रतिकूल है कि अभियुक्त राजकुमार ने कविता की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ा था। यदि कविता घटना स्थल पर अपने पति के साथ उपस्थित होती तो उसका पति गौरव ऐसा क्यों कहता कि वह घटना स्थल पर समय पर वह अपने घर पर था और ऐसा घटना स्थल पर पुलिस आने के बाद वह पत्नी कविता के साथ घर से बाहर आया था। कविता का पति गौरव प्रतिपरीक्षण के दौरान पत्र क्रमांक 6 में यह स्वीकार करता है कि गांव में 2 पार्टियां चलती हैं, जिनमें एक पार्टी में से उसका परिवार तथा दूसरी पार्टी में से अभियुक्त गण का परिवार आता है। ऐसी स्थिति में यह तो तय है कि दोनों पक्षों में दलबंदी थी। वर्तमान समय में यह रोज देखा जाता है कि आपसी विवाद के कारण एक दल दूसरे दल वाले एक दूसरे को हंसाने में नहीं चूकते हैं। श्रीमान, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में यह विचार ज्ञान होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम में दर्ज मामले ज्यादातर झूठे पाए जाते हैं। न्यायालय द्वारा अपने फैसलों में कुछ मामलों को शामिल किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2016 की पुलिस जांच में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रताड़ित किए जाने के मामले में 5347 मामले झूठे पाए गए थे, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल मामले 912 झूठे दर्ज कराए गए थे। श्रीमान, वर्ष 2015 में भी SC/ST कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 11,024 मामलों में अभियुक्त को बरी पाया गया था और वह सब आरोप मुक्त साबित हुए थे। श्रीमान, जावेद खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में छत्तीसगढ़ न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा कि अदालतों के पास जमानत देने की शक्ति है जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कानून का सरासर दुरुपयोग किया गया है। श्रीमान, एक्स बनाम केरल राज्य में भी इस मामले में केरल न्यायालय ने यह शिकायत करता आरोपी के बीच पहले से ही कड़वे रिश्ते थे और आरोपी के बीच पहले से ही मुकदमाबाजी का इतिहास था। न्यायालय में झूठे मामलों को बनाया जा रहा है, जिसमें निर्दोष लोग ऐसे झूठे मामलों का शिकार हो रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय ने कुछ शर्त लगाने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दे दी थी। श्रीमान, जैसे कि बचाव पक्ष के द्वारा चूड़ी के टुकड़ों को लेकर बात करी गई है, तो पैरा 29 में ये बताया गया है कि चूड़ी के टुकड़ों के संबंध में कविता का कथन है कि पुलिस ने घटना स्थल से चूड़ी के टुकड़े जब जब्त किए थे तो उसके संबंध में जब्ती पत्रक 3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा वह जब्ती पत्रक के संबंध में अनुसंधानकर्ता सुरेश चंद्र दोहरे कहते हैं कि 18/9/2016 को घटना स्थल पर जाकर चूड़ी की जब्ती कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया था। एवं श्रीमान, घटना स्थल पर चूड़ी का मिलना, कविता के हाथ पर चूड़ी लगने के निशान होना, ये सब एक ही समव्यवहार बनाता है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य है। एवं जैसा कि इन्होंने कहा कि मामले झूठे प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसके संबंध में जो तथ्य इन लोगों के द्वारा उठाया गया है, उसके अधिवक्ता के द्वारा उठाया गया, वो केवल ऐसे मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां शिकायतें समर्थित नहीं है, बिना विचार किए उन संगठनों के अनेक मामलों पर जहां असली अत्याचारों का सामना किया जाता है। समाज में जातिवादी भेदभाव व हिंसा के प्रचलन को स्वीकार करने के लिए समग्र दृष्टिकोण न्यायालय के द्वारा अपनाया जाना महत्वपूर्ण है। एवं जो झूठे मामले की बात करिए तो उसके संबंध में कई बार ये भी देखा गया है समाज में कि लोगों के द्वारा जातिवाद को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है एवं समाज के जो निचले वर्ग है उसको उच्च वर्ग के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है।
श्रीमान अभिलेख साक्ष्य की उपरोक्त समीक्षा से यह निर्धारित किया जाता है कि अभियोजन युक्ति संगत संदेश से परे अभियुक्त गण के विरुद्ध संहिता की धारा 354 व उसके अधिनियम की धारा 32(v)(1) तथा अधिनियम की धारा 3(1)(w)(1) आरोपों को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। श्रीमान जितेंद्र द्वारा अपनी बहू कविता के अभियुक्त द्वारा गाली देने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देता है और हम कविता के पति गौरव को साक्ष्य को कैसे बोल सकते हैं कि वह घटना में पुलिस के आने के बाद ही अपनी पत्नी कविता के साथ घर से बाहर आया था। श्रीमान जी, पैरा 33 में जहां तक प्रश्न अभियुक्तों पर कविता को शिक्षा उपहति कारित करने के लिए संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के साथ उसके पति व उसके संबंध में संहिता की धारा 294 के आरोपों को तो उक्त विवेचना से स्पष्ट हो चुका है कि घटना के समय कविता अपने पति गौरव के साथ उपस्थित नहीं थी। इसलिए अभियुक्तगण पर संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 तथा कविता व उनके पति गौरव के संबंध में संहिता की धारा 294 का लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है। कविता और गौरव को घटना के समय उपस्थित नहीं होने पर जितेंद्र को अभियुक्त पक्ष द्वारा गाली दिए जाने के संबंध में उनके द्वारा दी गई साक्ष्य विश्वसनीयता से परे है। विक्रम पहले तो साक्ष्य में यह नहीं बतलाता है कि अभियुक्त पक्ष ने जितेंद्र को गाली दी थी, किंतु सूचक प्रश्न पूछे जाने के दौरान वह कहने लगता है कि अभियुक्त पक्ष ने जितेंद्र को गाली दी थी। जितेंद्र को गाली देने के संबंध में उनकी ओर से कोई ऐसी साक्ष्य में सत्यता नहीं दिखाई दी है। संहिता की धारा 294 में अश्लीलता की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई है। झगड़े के समय पर ऐसी शब्दों जिनका उल्लेख जितेंद्र और विक्रम ने अभियुक्त द्वारा करना कहा है उच्चारित करना सामान्य बात हो चुकी है। कदाचित भी उनको सुनने में किसी को मनुमस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता हो। ओम प्रकाश बना मध्य प्रदेश राज्य 1998 MPLJ 657 अतः अभियुक्त गण के विरुद्ध संहिता की धारा 294 का जितेंद्र के संबंध में भी लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है। श्रीमान, जैसा कि बचाव पक्ष ने कहा कि कविता वहां पर उपस्थित नहीं थी और इस कारण उसने यह देखा कि गाली नहीं दी गई, बचाव पक्ष के द्वारा ऐसा कहना है। लेकिन इसमें ये कविता का यह कहना था कि उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थी जब ये मामला शुरू हुआ। लेकिन जब मारपीट हुई तथा उसका ससुर जो कि जितेंद्र था वो मारपीट की वजह से चिल्लाया, उसके बाद उसका पति गौरव एवं पीड़ित कविता वहां पर आई थी एवं उसके द्वारा अभियुक्त गण के द्वारा गाली देने के समय उसको सुना गया था एवं उसने जातिगत शब्द ठगड़ा कहकर भी उसको अपमानित किया था एवं मस्तिष्क पर कुप्रभाव न पड़ना ये बात बचाव पक्ष के द्वारा उठाई गई है। तो श्रीमान, जैसा कि मामले में दर्शाया गया है कि अभियुक्त गण के द्वारा पीड़ित को जातिगत शब्द ठगड़ा कहकर गाली दी गई थी। ये पीड़ित पर मानसिक व सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कथन है तथा जो कि पीड़ित को मानसिक शोक भी कार्य करते हैं। रहा प्रश्न संहिता की धारा 506 भाग 2 का, तो जितेंद्र की साक्ष्य से यह कि अभियुक्त गण ने कहा था कि आज तो बच गए, आइंदा जान से खत्म कर देंगे। विक्रम कहता है कि अभियुक्त गण ने जान से मारने को कहा था तथा अभियुक्त की धमकी से जितेंद्र को भय व्याप्त हुआ हो ऐसा उसकी एवं विक्रम की साक्ष्य से नहीं दिखता है तथा कथित धमकी वास्तविक साक्ष्य के बिना दी जाना दिखाई दे रही है। ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है जो यह बता सके कि वास्तव में अभियुक्त गण पीड़ित जितेंद्र को मार ही डालना चाहते थे। अतः ऐसी दशा में धारा 506 भाग 2 का अपराध घटित नहीं होता है। ये शंकर लाल बना मध्य प्रदेश राज्य 2005 MPLJ 449 अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 506 भाग 2 का लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है। संहिता की धारा 325 सपठित धारा 34 के संबंध में कविता और गौरव की यह अभिसाक्ष्य की उन्होंने जितेंद्र को मारना अभियुक्त गण के द्वारा देखा था। इसको स्थिर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे दोनों घटनास्थल पर थे ही नहीं। कविता उसके प्रति जाति प्रमाण पत्र के अनुसार आर्टिकल A2 एवं A3 निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, परंतु साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का कोई जाति प्रमाण पत्र अभियोजन ने पुरस्कृत नहीं किया है। कोई जाति प्रमाण पत्र को कंप्यूटर द्वारा निकाला गया है क्योंकि इन वेबसाइट में डाउनलोड है। ऐसी दशा में कंप्यूटर से जिन्हें निकाला गया है वे ना तो अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में थे और न ही कविता और गौरव के नियंत्रण में। सफी मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 SC 58
माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित विधि से यह बात सामने आती है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B की प्रक्रियात्मक सत्योज्यता से विकसित होगी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो ऐसे प्रमाण पत्र पक्ष को प्रस्तुत करने की स्थिति में हो, अर्थात उसके नियंत्रण में यह डिवाइस रहा है। माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया था कि धारा 65B साक्ष्य अधिनियम को प्रमाण की अपेक्षा प्रक्रियात्मकता न्याय हित में शिथिल कर सकता है। चूंकि कंप्यूटर से उक्त जाति प्रमाण पत्र निकाले व कविता गौरव तथा अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में नहीं थे, इसलिए वे ऐसी स्थिति में नहीं थे कि धारा 65B साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथा मोहम्मद शफी में दिए गए निर्देशानुसार धारा 65B साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण में शिथिलता प्रदान करना न्याय हित में आवश्यक है। श्रीमान, जैसा कि बचाव पक्ष ने कहा है कि विक्रम ने कहा कि धमकी दी गई थी, तो जैसा कि अभियुक्त गणों के द्वारा पीड़ित को मारपीट की गई, इसके पश्चात उसको धमकी दी गई, तो इस बात से उनको यह तो एहसास हो ही गया था कि उनके द्वारा मारपीट की जा रही है, तब उसके द्वारा जो धमकी दी गई है कि वो जान से मार देंगे। इस कारण ही उन लोगों ने जाके थाने में रिपोर्ट कराई थी एवं जो इन लोगों बचाव पक्ष के द्वारा ये बात उठाई गई है कि उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। तो मामले के विवरण में ये बताया गया है कि उसके ससुर जितेंद्र के द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया था एवं जो उसकी पुत्र द्वारा एवं उसकी पुत्र वधू कविता थी उसके द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। उसके लेकिन कुछ दिन बाद उनके द्वारा कंप्यूटर से निकलवा के जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया था, जिस पर बिजावर के उपखंड अधिकारी की सीलयुक्त हस्ताक्षर भी है जो तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत वो स्वीकार योग्य है। अनुसूचित जनजाति की सूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की सूची क्रमांक 33B इस बारे में प्रावधान करती है तथा पैरा 13 में भी यह बताया गया है कि यदि कोई दस्तावेज किसी प्राधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा ग्राह्य है तो वो लोग दस्तावेज माने जाएंगे। इस कारण उसके द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया है वो न्यायालय के द्वारा ग्राह्य होना चाहिए। श्रीमान गौरव ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि पुलिस मौके पर आकर नक्शा मौका प्रापी चार्ट बनाया था। गौरव के चाचा के पुत्र विक्रम ने प्रतिप्रशिक्षण के दौरान यह कहा है कि उनके घर के बाद काफी बड़ा मैदान है जो लगभग 20 बाई 22 वर्ग फीट का होगा। फिर भी लोगों के मकान आते हैं और फिर तलैया नक्शा प्रापी चार में खुला मैदान है तो दिखाया गया है, किंतु तलैया नहीं दिखाई गई है। सुरेश राम विश्वकर्मा बनाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि इस आधार पर कि पीड़िता SC/ST समुदाय से है यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप सही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ की निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए यह कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ अस्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं, 1989 के अधिवेशन के परिणाम स्वरूप हटा दिए गए हैं। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला पारित करते समय यह नए दिशा निर्देश जारी किए थे कि जहां यह पाया जाता है कि ST/SC एक्ट के तहत फाइल किए गए लगभग 1/4 मामले फर्जी थे, जिन्होंने ST/SC द्वारा अन्य समुदाय के खिलाफ गलत शिकायतें शामिल है। श्रीमान, जैसा कि बचाव पक्ष के द्वारा नक्शा के संबंध में बात उठाई गई है तो पैरा 24 में ये बताया गया है कि अनुसंधानकर्ता ने जो नक्शा तैयार किया था उसमें तलैया को नहीं दर्शाया, लेकिन ये कोई युक्तियुक्त त्रुटि नहीं है जो मामले में संदेह पैदा कर दे। इस संबंध में पैरा 25 में ये भी कहा गया है कि कविता व उसके पति गौरव व ससुर जितेंद्र ने अभिशंसा किया है कि घटना टीका शिवालय के मकान के पास की है। घटना नक्शा प्राप्ति 4 में भी घटना का उसी स्थल पर होना पाया गया है। इस संबंध में सुरेश चंद्र दोहरे ने भी इस बात का समर्थन किया है। हालांकि जो बचाव पक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि टीकाराम ने इस बात का समर्थन नहीं किया है, इसकी वजह यह भी थी कि लोगों की साधारण मानसिक सोच यह बन चुकी है कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, परंतु अन्य साक्षियों के द्वारा कथन के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि वह घटना उसी घटना स्थल की थी जो कि नक्शा में दर्शाया गया है। एवं इस संबंध में पुलिस निरीक्षक मानिक चंद का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने कहा है
कि यदि मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत हैं तो घटना होने का प्रमुख शर्त वही माना जाएगा। श्रीमान जी, अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जो गौरव के द्वारा किए गए कथन की सत्यता को नकारता है और अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त पक्ष को फंसाने के लिए इस मामले में महिला को बीच में लाया जा रहा है। यह अभियुक्त पक्ष को फंसाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। अतः श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि अभियुक्त पक्ष को दोष मुक्त कर बाइज्जत बरी किया जाए। धन्यवाद। श्रीमान, जैसे कि बचाव पक्ष ने कहा है कि वो घटना मनगढ़ंत कहानी है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहा गया है कि यदि जो भी अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह एक ही संव्यवहार में हो तथा घटनास्थल की पुष्टि करते हो तो वह ग्राह्य है तथा जो पीड़ित कविता, उसके पति गौरव एवं जितेंद्र के द्वारा जो भी कथन किए गए हैं वो एक ही संव्यवहार का भाग है तथा वो उनके द्वारा किए गए कथन की पुष्टि जब्ती पत्रक के द्वारा तथा मौका नक्शा जो भी तैयार किया गया था वो भी इस बात का समर्थन करते हैं। जैसे कि वहाँ घटनास्थल पर चोरी का मिलना एवं उसके हाथ में घाव होना, पीड़ित कविता के हाथ में घाव होना एवं जो अभियुक्तगण के द्वारा जितेंद्र को मारपीट की गई थी उसके शरीर पे कुछ निशान पाए जाना, ये सब यह साबित करते हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट की गई थी। एवं जो डॉक्टर नरेश त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्ट परीक्षण की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें ये बताया था कि दाहिने कंधे में 9 सेंटीमीटर का आड़ा खरोच निशान है एवं 3 सेंटीमीटर आकार की सूजन भी है। बाई कलाई के पीछे 6 सेंटीमीटर आकार की दर्दयुक्त सूजन भी है। दाहिनी जांघ के मध्य सामने की तरफ से 3 सेंटीमीटर आकार की सूजन है, जो ये दर्शाती है कि जो किसी ठोस या बोझिली वस्तु के द्वारा ही चोट घाव पारित किए गए थे, जैसे कि किसी डंडा या फिर किसी लाठी के द्वारा प्रहार करना, इससे ये घाव आ सकते हैं, ऐसा नरेंद्र त्रिपाठी ने कहा था। एवं तो जो भी अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं उन्होंने इसी बात को बताया है कि घाव किस प्रकार पारित हुए थे, अतः अभियोजन पक्ष की ओर से संदेह से परे मामले को साबित किया गया है। श्रीमान, गंगा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया कि यदि कोई अनुसंधान त्रुटि रह जाती है जो कि कहानी की तह तक नहीं जाती है तो वह असंगत होगी। ऐसी अनुसंधान त्रुटियां बचाव पक्ष के द्वारा बार बार उठाई जा रही हैं। श्रीमान, अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही, चिकित्सकीय परीक्षा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित एक व्यापक मामला पेश किया है। वर्णित घटनाएं शारीरिक हमले, मौखिक दुर्व्यवहार और धमकियों से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना को दर्शाती हैं जो कथित रूप से जातिगत भेदभाव से प्रेरित है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों, चिकित्सकीय पेशेवरों और न्यायिक प्राधिकारियों की भागीदारी इस मामले में न्याय की गंभीर मांग को इंगित करती है। श्रीमान, 12 सितंबर 2016 की घटना केवल एक साधारण हाथापाई से कहीं ज्यादा दुखद थी। सार्वजनिक रूप से हमला किए जाने और जाति सूचक गालियों के इस्तेमाल से यह स्पष्ट है कि पीड़ित की निजता और सम्मान का घोर उल्लंघन किया गया। ये मामला किसी व्यक्ति विशेष के दोष से कहीं आगे की बात है। ये जाति व्यवस्था के आधार पर पूर्वाग्रहों और हिंसा जैसे समाज के गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। अभियोजन पक्ष का मानना है कि इस मामले में दोषसिद्धि 2 उद्देश्यों को पूरा करेगी। पहला, ये पीड़ित को न्याय दिलाएगी और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगी। दूसरा, एक सशक्त फैसला एक स्पष्ट संदेश देगा। कानून और मानवीय गरिमा के मूलभूत सिद्धांतों की ऐसी खुली अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आज आपके सामने एक ऐसे फैसले की मांग करते हैं जो कानून को बनाए रखे और ऐसे समाज को बढ़ावा दे जो सभी के लिए सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि हो।